मुकेश एसडीके क्लासेस से आपका स्वागत है। मेरे वीडियोस में हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के, और आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, उसके नेचर क्या है और उसके जो स्कोप है, दायरा क्या है, और उससे जो ज़रूरी और जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारे ये वीडियो लाभदायक है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, साथ ही साथ जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में है, पर्टिकुलरली सीसीएस यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, के लिए बहुत लाभदायक है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बिजनेस इकोनॉमिक्स, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, चलिए जानते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है, यानी व्यवसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, is the application of economic theories, principles and methodologies to solve business problems and in aid in decision making. बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसे प्रबंधकीय अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, हम इसमें पढ़ते हैं कि कैसे आर्थिक सिद्धांतों को, उनकी पद्धतियों को, प्रिंसिपल्स को और मेथोडोलॉजीज को और सिद्धांतों को किस तरीके से प्रयोग किया जाता है व्यवसाय के अंतर्गत, और निर्णय लेने में इनकी कैसे मदद ली जाती है। दोबारा से, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसे एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या व्यवसायिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कैसे जो आर्थिक सिद्धांत हैं और सिद्धांत और उनके अनुप्रयोग, कैसे हम सिद्धांतों का अनुप्रयोग करने के जो मेथड हैं उनका इस्तेमाल व्यवसाय में करते हैं, और व्यवसाय में जो निर्णय संबंधित हैं उसमें हम इन सिद्धांतों का कैसे प्रयोग करते हैं। इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग वेरियस बिजनेस सिचुएशंस एंड फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ये विषय हमारी मदद करता है व्यवसाय की अलग अलग स्थितियों को समझने में, मदद करता है अलग अलग बिजनेस की परिस्थितियों को समझने में, और ऐसी रणनीतियाँ तैयार करने में जिससे संस्थान के जो उद्देश्य हैं वो पूरे हो सके। यानी हम इस विषय के अंतर्गत ये पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सिद्धांत जो हैं, या ये कहें कि कैसे जो इकोनॉमिक्स से जो जुड़े हुए विषय से जुड़े हुए जो प्रिंसिपल्स हैं, जो थ्योरीज हैं, जो मान्यताएं हैं, जो मेथड्स हैं, जो तरकीबें हैं, हम इनका प्रयोग किस तरीके से अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने व्यवसाय को रन करने के लिए करते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण अलग अलग परिस्थितियों की जो सिचुएशन होती है उसको कर पाते हैं, ठीक है। और पूरी कोशिश यही होती है कि इन जो आर्थिक सिद्धांत हैं या जो पद्धतियाँ, मेथोडोलॉजीज़ हैं, उन सब का इस्तेमाल करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव हैं, उसको कैसे पूरा करें, व्यवसाय के लक्ष्यों को कैसे पूरा करें, हम इस विषय के अंतर्गत ये समझते हैं। बेसिकली यही अर्थ है इसका। नाउ कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कुछ परिभाषाएं जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने या स्कॉलर्स ने दी, जो बड़े विद्वान रहे या जो अर्थशास्त्री रहे एक समय के, उन्होंने क्या क्या कहा बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो स्पेंसर्स और सेलिगमैन की है। इन्होंने कहा था, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बाय मैनेजमेंट। उन्होंने कहा था कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का मतलब है प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने और आगे बढ़ने की योजना में सुविधा प्रदान करना, इस उद्देश्य से ताकि इससे डिसीजन लेने में मदद मिले, निर्णय लेने में, व्यावसायिक डिसीजन लेने में मदद मिले, और प्रबंधन की आगे की योजनाएं बना जा सके। दोबारा, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम जो आर्थिक सिद्धांत हैं और जो व्यावसायिक जो पद्धतियाँ हैं, जो काम करने के तरीके हैं, उनको इस तरीके से जोड़ना आपस में ताकि महत्वपूर्ण निर्णय व्यवसाय से संबंधित लिए जा सकें, और साथ ही साथ प्रबंधन को कैसे आगे संचालित करना है, ऐसी योजनाएं बनाई जा सके। दूसरी डेफिनेशन है मैकनेयर और मैरियन की। मैकनेयर और मैरियन ने बोला था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ यूज ऑफ इकोनॉमिक मोड्स ऑफ थॉट टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन। उन्होंने कहा था, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इकोनॉमिक ऐसे आर्थिक तरीकों को देखते हैं, एक ऐसी आर्थिक स्थितियों को देखते हैं जिससे हम व्यावसायिक परिस्थितियों का क्या कर सकें, आकलन कर सकें, या विचारधाराओं का उपयोग करके व्यावसायिक निर्णय ले सकें। तो नॉर्मन एंड एफ डफ्टी, जो एक और जो रहे अर्थशास्त्री, उनके अकॉर्डिंग business economics includes that portion of economics known as the theory of firm, a body of firm theory
which can be considerable assistance to the businessman to his decision making। ये कह रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, इकोनॉमिक्स का अर्थव्यवस्था का, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र का वह हिस्सा आता है जिसे हम थ्योरी ऑफ फर्म कहते हैं, फर्म का सिद्धांत कहते हैं। दोबारा से, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, उनके अनुसार बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अर्थशास्त्र का वह भाग आता है जिसे थ्योरी ऑफ फर्म या फर्म का सिद्धांत कहा जाता है। ये जो पार्ट है, ये जो शाखा है इकोनॉमिक्स की, ये जो बॉडी ऑफ फर्म थ्योरी है, जो ये कह रहे हैं जो फर्म का ये सिद्धांत वाली जो शाखा है, वो बताती है कि किस प्रकार से कोई व्यवसायी, ठीक है, निर्णय ले सकता है इस विषय को पढ़ के। यानी इस विषय में इस प्रकार की सिद्धांत प्रिंसिपल्स के बारे में पता चलता है, या ऐसी मेथोडोलॉजी पद्धतियों के बारे में पता चलता है जिसको अपना के कोई एक व्यवसायी अलग अलग परिस्थितियों में अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा कर सकता है, या अलग अलग परिस्थितियों से अपने आप का मुकाबला कर सकता है और संस्थानीय संगठन को आगे ले जा सकता है। हेन्स, मोटे एंड पॉल। पॉल के अनुसार managerial economics is an economics applied in decision making. It is a special branch of economics bridging the gap between abstract theory and managerial practices. ये कह रहे हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है, ये कह रहे हैं कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसका इस्तेमाल निर्णय लेने के लिए किया जाता है। अप्लाइड इन डिसीजन मेकिंग। दोबारा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स अप्लाइड इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो डिसीजन लेने में, आपको निर्णय लेने में मदद करती है। ठीक है, आगे उन्होंने कहा कि इट इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी एंड मैनेजरियल प्रैक्टिसेस। वो कह रहे हैं कि ये एक इकोनॉमिक्स की वो शाखा है, वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो अमूर्त सिद्धांत, जो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स हैं, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, जो एप्लीकेबल हैं, एक मॉडल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, फिक्स है, इनमें कोई चेंज नहीं किया जाता। तो ये जो अमूर्त सिद्धांत जो बनाए गए हैं और जो प्रबंधकीय अभ्यास हैं, जो मैनेजरियल प्रैक्टिसेस हैं, उनके बीच की जो खाई है उसको पाटती है। यानी रियल लाइफ में जो आपको निर्णय लेने, रियल लाइफ में जो परिस्थितियां हैं और जो मॉडल सिचुएशंस, जो थ्योरी दी गई अलग अलग सिचुएशंस पे, उन सिचुएशंस को वो क्या करता है, कंप्राइज करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, उन दोनों को एक दूसरे के साथ लाता है। यानी ये समझाने की कोशिश करता है कि कैसे व्यावसायिक अलग अलग परिस्थितियों को आप इन सिद्धांतों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। यानी इन सिद्धांतों को प्रयोग करके कैसे आप करंट सिचुएशंस में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं व्यवसाय में, या सेल्स से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे, ये समझाने की कोशिश करता है ना। अगली डेफिनेशन है जॉयल डीन की। द पर्पस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज टू शो हाउ इकोनॉमिक एनालिसिस कैन बी यूज इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसी। जॉन डीन ने कहा था कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही दिखाना होता है कि कैसे आप आर्थिक विश्लेषण का प्रयोग करके अपने बिजनेस की नीतियां बना सकते हैं। यानी बिजनेस में अलग अलग सिचुएशन के लिए, या बिजनेस के ग्रोथ के लिए, या बिजनेस के पर्सपेक्टिव के लिए, ठीक है, आप कैसे अलग अलग नीतियां बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, ये सब्जेक्ट आपकी उसमें मदद करता है। ये विषय आपको व्यवसाय की नीतियां बनाने में मदद पहुंचाता है। हमारे डेफिनेशंस कंप्लीट होते हैं, बढ़ते हैं आगे। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज ड्यूअल नेचर एज बोथ साइंस एंड आर्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स ड्यूअल नेचर का होता है, दोहरी प्रकृति है, वो विज्ञान भी है और कला भी है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है, हम कह सकते हैं कि एक विज्ञान है और ये एक कला भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान क्यों है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को एक विज्ञान के तौर पे देखें तो पहले समझते हैं विज्ञान क्या है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। विज्ञान एक व्यवस्थित इकाई है, ठीक है,
वैज्ञानिक व्यवस्थित इकाई है जो कारण और प्रभाव पे आधारित है। एक ऐसी एजुकेशन या एक ऐसा विषय जो ये बताता है कि किन कारणों से कुछ घटता है और कुछ घटने से होने वाले क्या प्रभाव है। ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्वालिफाइज एज अ साइंस। तो हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र भी जो है एक विज्ञान ही है। इस प्रकार से अगर हम एक विज्ञान को एक ऐसे विषय के तौर पे देखते हैं जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी जो है इस फीचर को कॉम्प्राइज करता है, यानी पूरा करता है। कैसे? इट इज सिस्टमेटिकली कलेक्ट्स, क्लासीफाइज, एनालाइज बिजनेस डेटा। देखो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत डेटा को व्यवस्थित रूप में इकट्ठा किया जा रहा है, वर्गीकृत और विश्लेषण किया जा रहा है। दोबारा, इट यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं। यानी डेटा को हम ना सिर्फ इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांट रहे हैं, अलग अलग वर्गों में बांट रहे हैं और साथ ही साथ फिर विश्लेषण कर रहे हैं। डेटा पे क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों कारण है या क्या कारण है या क्या क्या प्रभाव होंगे। It establishes relationship between economic factors such as demand, supply, cost and revenue। साथ ही साथ एक कई सारे जो आर्थिक कारण हैं, जैसे मांग है, डिमांड आपूर्ति है, पूर्ति है, सप्लाई लागत है, कॉस्ट और रेवेन्यू है। ठीक है, इनके बीच में ये क्या करता है, ये इनके बीच में एक संबंध स्थापित करता है। ये बताने की कोशिश करता है ये विषय कि इनके बीच में क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, तो इट अप्लाइज इकोनॉमिक्स लॉज एंड प्रिंसिपल्स। ये जो कानून जो बनाए गए, आर्थिक कानून और जो सिद्धांत बनाए गए, ये विषय उनको व्यावसायिक सिचुएशंस पे लागू करवाता है। इट मेक्स यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग। ये साथ ही साथ सांख्यिकी, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिक गणितीय उपकरणों का प्रयोग करता है। गणितीय उपकरण फार्मूलों का इस्तेमाल करता है, मेथड्स का इस्तेमाल करता है, जो हम करते हैं अलग अलग फार्मूले, जैसे एवरेजेस हैं, जैसे पिक्चोग्राम है, डाइग्राम है, ग्राफ्स हैं, हम इन सब के इस्तेमाल करते हैं। कई अलग अलग फार्मूले हैं, इंडेक्स नंबर्स वगैरह हैं, इनको करता है। ट्रेड एनालिसिस हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। तो कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मैथमेटिकल हैं, जो स्टैटिस्टिकल हैं, यानी जो सांख्यिकी से हैं और जो गणित के विषय से आते हैं, जिनका इस्तेमाल हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, यानी बिजनेस के अंतर्गत करते हैं। कुल मिला के however business economics is not precise as natural science like physics and chemistry। लेकिन ये बात भी सच है कि जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है वो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की तरह क्या नहीं है, सख्त नहीं है, कठिन नहीं है, यानी बिल्कुल वैसा नहीं है, प्रैग्मेटिक नहीं है उतना, ये प्रैक्टिकल है। इट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर इज कंसिडर अ सोशल साइंस। अब क्योंकि हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत इंसानी व्यवहारों से संबंध रखते हैं, इसीलिए इसे सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान माना जाता है। अब बढ़ते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। हम ये कह रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, एक पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस है। इसका मतलब एक सकारात्मक और एक मानक, मानक स्टैंडर्ड कहते हैं ना किसी भी चीज़ को। तो ये कह रहे हैं कि ये एक क्या है, सकारात्मक है, यानी पॉजिटिविटी ब्रिंग कर रहा है, बी पॉजिटिव अप्रोच ला रहा है, आपको एक राइट आस्पेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, या ब्राइटेस्ट आस्पेक्ट, एक सकारात्मक पहलू ला रहा है कि मोटिवेट कर रहा है आगे के लिए, आपके अंदर एनकरेजमेंट, एंथुजियाज्म भर रहा है, एक अप्रोच लेता है। तो कह रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है वो सकारात्मक और मानक विज्ञान होता है। चलिए देखते हैं सकारात्मक विज्ञान क्या है। पॉजिटिव साइंस क्या है, डिस्क्राइब्स व्हाट इज, एग्जांपल, स्टडीइंग करंट मार्केट ट्रेंड एंड कॉस्ट एनालिसिस। देखो सकारात्मक विज्ञान क्यों है, क्योंकि वो बताता है क्या है, व्हाट इज बताता है। यानी जब हम कहते हैं कि इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस, तो पॉजिटिव साइंस टेल्स व्हाट इज, एग्जैक्टली वो है क्या। जैसे उदाहरण दिया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम जब स्टडी करते हैं करंट मार्केट ट्रेंड की, आज बाजार का क्या चल रहा है, हमारे शेयर बाजार डाउन हो जा रहा है, अप जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो क्या जा रहा है, जब हम कहते हैं कि मार्केट अप हो रही है या मार्केट डाउन हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली हम किस में होते हैं, पॉजिटिव साइंस अप्रोच को फॉलो करते हैं। दूसरा है
नॉर्मेटिव साइंस डिस्क्राइब व्हाट आउट टू बी। उन्होंने कहा अगर ऐसा है कि जगह क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, क्या है वाली स्थिति बता दी, यानी एक्चुअल बता दिया। अब होना क्या चाहिए, सजेस्टिव बता रहा है, वो सुझाव दे रहा है कि एग्जैक्टली होना ये चाहिए था, यानी इस विषय में हम ये पता कर पाते हैं कि एग्जैक्टली अभी स्थिति क्या है और हमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशन थी, सिचुएशन थी, वो क्या होनी चाहिए थी, वो ये बताने की कोशिश करता है। ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल है सजेस्टिव ऑप्टिमल प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग टेक्निक। जैसे हम इस विषय के अंतर्गत ऑप्टिमल प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को बताते हैं, क्योंकि हम बताते हैं कि ये कीमतों को तय करने में मदद करता है कि उपयुक्त कीमत किसी वस्तु की क्या होनी चाहिए, ये बताने की कोशिश करता है। और क्या बताने की कोशिश कर रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि आप लाभ को और कैसे बढ़ा सकेंगे। इस विषय को पढ़ने के बाद हम ये समझ पाते हैं एक विज्ञान के तौर पे कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस है। तो अब हम यहाँ नॉर्मेटिव यानी मानक विज्ञान के तौर पे कह रहे हैं कि मानक विज्ञान के तौर पे ये एक मानव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, अप्रोच है, जहाँ पे ये हमें सजेस्ट करता है, सुझाव देता है कि क्या होना चाहिए। जैसे ये बताता है कि एग्जैक्टली आप जो है कैसे जो है ऑप्टिमल प्राइसिंग, अपनी वस्तु की एक सही कीमत क्या रख पाएंगे। एक रणनीति देता है आपको कि आप अपनी वस्तु की कीमतों को किस प्रकार से तय करेंगे, क्या कीमत होनी चाहिए, या फिर वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किस प्रकार से कमा सकेंगे। ठीक है, कुल मिला के सिंस बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इट प्रीमैरली नॉर्मेटिव साइंस। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स मदद करता है निर्णय लेने में, प्रोड्यूसर की जो माल बनाने वाला है या बिजनेसमैन की मदद करता है डिसीजन में, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने में। कुल मिला के ये क्या है, ये एक नॉर्मेटिव साइंस है, एक मानक विज्ञान है, या एक सुझाव देने वाला विषय है। अब आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, एक कला के रूप में देखें, क्रिएटिविटी है और ये सुझाता है कि क्या करना है, कैसे कर सकते हैं। आर्ट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज दैट सजेस्ट वेज टू अचीव अ गिवन ऑब्जेक्टिव। देखो, कला एक ऐसी व्यवस्थित इकाई है, भाई जब हम व्यवस्थित इकाई कहते हैं या नॉलेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो एग्जैक्टली सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है बेसिकली, या रिप्रेजेंट करता है। यानी हम कह सकते हैं कला एक ऐसी व्यवस्थित इकाई है। अब जब हमने इकाई वर्ड बोला नॉलेज के लिए, तो एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट समझ लीजिए कि वो एक ऐसा विषय है, कला हमारा एक ऐसा विषय है जो बताता है कि आप अपने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव अपने, जो टारगेट या माइलस्टोन आपने चुना है अपने लिए, आप उस माइलस्टोन को कैसे अचीव कर पाएंगे, कला हमें ये बताता है, कला से हम ये समझ पाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन मैनेजर्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स मैनेजर की, प्रबंधक की किस प्रकार से मदद करता है, वो मदद करता है मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। वो बिजनेस इकोनॉमिक्स के जरिए, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के जरिए एक प्रबंधक को पता चलता है कैसे उसके पास जो उपलब्ध संसाधन है वो उसका सबसे बेहतर उपयोग करेगा, बेस्ट यूज करेगा। सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अवेलेबल चॉइसेस, वो उसे ये भी बताता है कि उसके पास जो अवेलेबल चॉइसेस हैं, जो उसके पास विकल्प हैं, ऑल्टरनेट्स हैं, ठीक है, ये जो डिफरेंट ऑप्शन है उसमें से वो कैसे बेस्ट ऑप्शन को ऑप्ट करेगा, यानी सबसे बेहतर जो विकल्प है उसे किस प्रकार से चुनेगा। इसमें भी बिजनेस इकोनॉमिक्स मैनेजर की मदद करता है। फॉर्मेटिंग बिजनेस पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी, साथ ही साथ उसे व्यवसायिक नीतियां और रणनीतियां बनाने में मदद करता है कि अलग अलग जो प्रतियोगी बाजार है या अलग अलग मानव संरचना है या किस तरीके की प्रोडक्ट प्लानिंग करनी है या कॉस्टिंग को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, इन सारी चीज़ों की कई अलग अलग तरीके के जो व्यवसाय से रिलेटेड डिसीजन है उनमें अपने इकोनॉमिक प्रभाव छोड़ने में मदद करता है। Thus, business economics is both science and art, often called a scientific art. तो कुल मिला के जो ऊपर दिए हुए 3 हेडिंग्स थे जिसमें हमने कहा एक विज्ञान है, एक नॉर्मेटिव और पॉजिटिव साइंस भी है, और हमने कहा कि बिजनेस इकोनॉमी एक कला है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इन जो डेफिनेशन हमने डिस्कस करी, जो हमने तर्क दिए अपने, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों ही चीज़ें, वो एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। कुल मिला के इसे साइंटिफिक आर्ट कहते हैं, एक विज्ञान से संबंधित कला भी कहा जा सकता है। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस इकोनॉमिक्स
क्या विशेषताएं हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। वैसे आमतौर पे एक दूसरे पे आ जाता है, अगर हम नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात करें तो ये हेडिंग सिमिलर साउंड करती है और कोई बहुत बड़ा अंतर भी नहीं है। देखते हैं, सबसे पहले ये माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर है। ये क्या नाम है, माइक्रो इकोनॉमिक नेचर है यानी सूक्ष्म अर्थ है फर्म का, सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थशास्त्र। Business economics is a part of microeconomics as it deals with the individual firms and industries. Business economics microeconomics का ही एक हिस्सा है, क्योंकि ये एक इकलौती इकाई एक फर्म के बारे में या व्यक्ति विशेष के बारे में बात करता है। ठीक है, इकोनॉमी ऐसा हो नहीं बताता, ये इंडिविजुअल इकोनॉमी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोनॉमी को डिस्क्राइब करता है, यानी अर्थव्यवस्था की सबसे छोटी इकाई एक फर्म होती है, कंपनी होती है, या एक व्यक्ति होता है, या एक हाउस होल्ड होता है, एक परिवार होता है, फैमिली। तो ये कह रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स आर पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज इट डील्स विद द इंडिविजुअल फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का ही एक विषय है, क्योंकि ये फर्मों और उद्योगों के बारे में बताता है। इट फोकसेस ऑन डिमांड एनालिसिस, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, रेवेन्यू जनरेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रक्चर। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका मांग को समझने में, कि मांग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, विश्लेषण, मांग का विश्लेषण, किसी वस्तु की मांग कम क्यों है या ज़्यादा क्यों है, या फिर ज़्यादा कैसे हो सकती है, इसको समझाता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट को समझाता है, लागत सिद्धांतों को समझता है, खर्चों के प्रकार, किस किस प्रकार के खर्च होते हैं, ठीक है, उनको समझाने के। रेवेन्यू जनरेशन वो ये बताता है कि किस प्रकार से आप राजस्व का सृजन करेंगे, यानी किस तरीके से आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। रिसिप्ट्स, सेल्स रिसिप्ट, आपकी तरफ आने वाला जो पैसा है फर्म के पास, उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। और इसी तरीके से मार्केटिंग स्ट्रक्चर और बाजार संरचना के बारे में बताता है, क्योंकि देखो कहीं वो होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हो सकता है, ऑटोक्रेटिक है, ठीक है, डिओपॉली मार्केट है, इस तरीके से कई कई अलग अलग बाजार संरचनाएं होती है, मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, जो आगे इसी विषय में हम पढ़ेंगे। तो ये इन सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो पहला जो हमारा हेडिंग था माइक्रो इकोनॉमिक्स नेचर कि एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र, उसमें हमने जो 2 पॉइंट को डिस्कस किया, उसमें हमने बताने की कोशिश की ये माइक्रो इकोनॉमिक का विषय है, क्योंकि आमतौर पर फर्म और इंडस्ट्री को डिस्क्राइब करता है। साथ ही ये फर्मों से रिलेटेड जो डिमांड एनालिसिस हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू जनरेशन है, और मार्केटिंग स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर है, ये इनको डिस्क्राइब करता है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स है। दूसरा का प्रैग्मेटिक एंड अप्लाइड। प्रैग्मेटिक और अप्लाइड का है अनुदेशात्मक प्रकृति है, ठीक है। अमूर्त, इट फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस बाय द फर्म्स रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज। देखो ये एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज पे या अगर कहें तो अमूर्त सिद्धांत पे वर्क नहीं करता है, ये एक व्यावसायिक और अनुप्रयुक्त दृष्टिकोण देता है हमें, यानी एक अलग परिस्थिति में ये हमें ये गाइड करता है कि हम किस तरीके से सिचुएशंस को फेस करेंगे। दोबारा, प्रैग्मेटिक एंड अप्लाइड अप्रोच की बात कर रहे थे कि ये अनुदेशात्मक प्रकृति है, कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो फर्म को दिखाई देती है, जो करंट सिचुएशन में फर्म को जो परिस्थितियाँ आती हैं, वो ये सजेस्ट करता है कि कैसे फर्म उन परिस्थितियों को फेस कर पाएंगी और उनसे ओवरकम कर पाएंगी, उन परिस्थितियों से कैसे निकल पाएंगी। ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन नहीं है कि एक रिजिड सिचुएशन नहीं है कि अगर ऐसे ही होगा तभी होगा, नहीं, ये अलग अलग सिचुएशन जो फर्म्स को अपने लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जो फेस करनी पड़ती है, इंटरनल लेवल पे फेस करनी पड़ती है, ये उनमें निकलने में उनकी मदद करता है। हेल्प बिजनेस अप्लाई इकोनॉमिक प्रिंसिपल टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। वही दूसरी बात जो हम इतनी देर से दोहरा रहे थे कि ये व्यवसायों को मदद करता है आर्थिक सिद्धांतों के जरिए ये समझाने की कैसे वो वास्तविक जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे सॉल्यूशन दे पाएंगे। तीसरा है रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ फर्म। ये फर्म की थ्योरी है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स संबंधित है फर्म के सिद्धांतों से, कैसे कोई फर्म काम करता है, ग्रो करता है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ डिमांड सप्लाई एनालिसिस, प्रोडक्शन, प्राइसिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड कैपिटल मैनेजमेंट। देखो थ्योरी ऑफ फर्म, इसीलिए इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि कैसे मांग और आपूर्ति होगी, उनके बीच में संबंध क्या है, ठीक है। ये बताते हैं प्रोडक्शन, उत्पादन से संबंधित, कीमतों के निर्धारण से संबंधित कि कैसे कीमतें हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और कैपिटल मैनेजमेंट, पूंजी प्रबंधन जैसे सिद्धांत, यानी एक फर्म से रिलेटेड जो बेसिक नेसेसिटी कॉन्सेप्ट है
उनके बारे में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फिर से कह रहे हैं कि क्या था, ये बताता है कि फर्म कैसे अपने मांग को और उसके पूर्ति करती है, यानी कि कैसे अपने लिए मांग ढूंढती है, कैसे वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाती है, उसको कैसे सप्लाई करती है, और कैसे उत्पादन के डिसीजन लेती है, प्रोडक्शन के को किस तरीके से मैनेज करना है, मेंटेन करना है, किस तरीके से कीमतों को निर्धारण करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और कैपिटल मैनेजमेंट करना है। ये सारी चीज़ें बताती है। प्रिस्क्रिप्टिव नेचर। प्रिस्क्रिप्टिव नेचर का मतलब है कि ये अनुदेशात्मक प्रकृति वाला है। प्रिस्क्रिप्टिव नेचर, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव एज प्रिस्क्राइब्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव समझते हैं ना, जब डॉक्टर आपको लिख के देता है, क्योंकि आप अनुदेश कर लीजिए, सलाह दे रहा है एक ऑर्डरिंग मैनर में। सीधी बात है, डॉक्टर ने जो दवाई आपके लिए लिखी, ठीक है, वो अनुदेशत हिंदी में कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपको सुझाव देते हैं कि भैया आप इसे कर लीजिए, और प्रैक्टिकली आपको इसे मानना पड़ता है, यानी सॉफ्टली कही ऑर्डर। ठीक है, एन ऑर्डर डिसेंटली टेल ऑर्डर हम कह सकते हैं। तो कह रहे हैं प्रिस्क्रिप्टिव नेचर का मतलब बिजनेस इकोनॉमी से नॉर्मेटिव एज इट प्रिस्क्राइब सॉल्यूशंस। देखो, ये एक सुझाव की तरह काम करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकली क्या करता है, एक सुझाव देता है, ठीक है, किसके तौर पे, समाधान के तौर पे, यानी आपको समस्याओं का ये हल देता है कि अगर आप इस परिस्थिति को अपना लेंगे तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। इट फोकसेस ऑन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपको योजना बनाने में, निर्णय लेने में और समस्याओं का समाधान करने में ये विषय मदद करता है। इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, ये निर्णय लेने में सहायक है प्रिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स मैनेजर मेक डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, प्राइसिंग, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। बिजनेस इकोनॉमिक्स मदद करता है मैनेजर्स की, प्रबंधक की, कि वो वस्तुओं को कितना कैसे उत्पादन करेंगे, इससे डिसीजन लेने में मदद मिलती है। ठीक है, कैसे कीमतों को तय करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, डिमांड आए प्रोडक्ट की, और लागत, खर्चों को कैसे कम किया जाता है इससे समझ में, या किस किस प्रकार से खर्चा आता है, प्रॉफिट, लाभ के बारे में समझ देता है। इंटीग्रेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये एकीकरण करता है सूक्ष्म और बृहद अर्थव्यवस्था का, यानी मैक्रो फैक्टर्स से कैसे एक फर्म पे फर्क पड़ेंगे जो अनकंट्रोलेबल होते हैं, और माइक्रो तो जो इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनके बीच में क्या करता है, और एकीकरण करता है, समझाने की कोशिश करता है कैसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर एक फर्म को इम्पैक्ट डाल सकते हैं, गवर्नमेंट का एक डिसीजन कैसे एक फर्म के जो प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन है, लेबर मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन है, कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजन है, उस पर इम्पैक्ट डालता है। While business economics is primarily microeconomics, it also considers macroeconomic factors such as inflation, government policies and national income trend. वैसे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है, यानी वो एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र ही है, लेकिन इसके अंतर्गत भी कई मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि फर्मों पे उनका सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी जो वृहद अर्थशास्त्र है उसकी परिभाषाओं के बारे में भी पढ़ा जाता है इसके अंतर्गत, क्योंकि वो सीधे तौर पे फर्म के डिसीजन में फ़र्क डालते हैं। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या सिंपली महंगाई के बारे में पढ़ते हैं, या जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट जो है फर्म की हेल्थ पे पड़ता है। ब्रिजेस बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस, ये जो आर्थिक परिभाषाएं हैं, सिद्धांत हैं, और व्यावसायिक जो अनुप्रयोग हैं, गतिविधियां हैं, उनके बीच में जो है क्या करता है, ये एक सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है, उनको जोड़ता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइज थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू रियल बिजनेस। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, जो परिभाषाएं हैं, थियोरेटिकल कंसेप्ट हैं, उनको व्यवसाय में अप्लाई कराता है। जो सिद्धांत हमने बिजनेस या इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, उनको रियल वर्ल्ड में जो व्यवसाय हैं उनमें अप्लाई करवाता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स कौन सा, टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन, ये कह रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट टू रियल बिजनेस सिचुएशन एंश्योरिंग इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ऐसा करने से आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, हम बात करें व्यवसायिक अर्थशास्त्र के दायरे की, लिमिटेशंस की, ठीक है, सीमाएं क्या है। द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स इन डिसीजन
मेकिंग एंड बिजनेस ऑपरेशंस। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो दायरा है वो कई पहलुओं को जोड़ता है निर्णय लेने से। यानी एक व्यक्ति जब एक निर्णय लेता है व्यवसाय से संबंधित तो वो कई पहलुओं पे, कई डायमेंशंस पे फोकस करता है। उन डायमेंशंस को अंडरस्टैंड कराता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। और कई बिजनेस के जो ऐसे डिसीजन है, ऑपरेशंस है, फैसले हैं, वो उनमें मदद करता है। पहला, थ्योरी ऑफ फर्म। ठीक है, ये एक फर्म की परिभाषा आपको देता है। स्टडी ऑफ बिजनेस फर्म्स, देयर ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स एंड ऑपरेशन। देखो, इसका सबसे पहला जो दायरा बताया है कि ये थ्योरी ऑफ फर्म्स है। हम इसके अंतर्गत फर्म के सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ बिजनेस फर्म्स, इसके अंतर्गत हम बिजनेस फर्म के बारे में पढ़ते हैं। बिजनेस फर्म के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं और उनके जो ऑपरेशंस हैं, यानी व्यवसाय फर्म के बारे में, उनके उद्देश्यों के बारे में और वो कैसे काम करते हैं, इनके बारे में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसके अंतर्गत हम ये भी पढ़ते हैं कि कैसे लाभ को अधिकरण किया जा सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। सेल्स मैक्सिमाइजेशन, कैसे बिक्री को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी, और कैसे व्यावसायिक जो वृद्धि है, व्यवसाय को और ज़्यादा बढ़ाने की रणनीतियाँ किस प्रकार से बनाई जा सकती हैं, ये सब समझाने की कोशिश इसमें की जाती है। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि कैसे मांग का विश्लेषण किया जाता है कि कितनी कितनी मांग है या कैसे मांग और बढ़ सकती है, जैसी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। एंड फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि हमें पता है कि पर्टिकुलर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में कितनी डिमांड रह सकती है या कैसा मार्केट सिनेरियो रहने वाला है, बाजार की स्थिति क्या रहने वाली है, ये सब पूर्वानुमान लगा पाते हैं। स्टडी ऑफ डिमांड पैटर्न्स टू मेक प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिसीजन। देखो, इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ने को मिलता है कि क्या पैटर्न है, किस तरीके से जो डिमांड है, मांग है, बढ़ रही है, घट रही है, या उसमें किस तरीके से उतार चढ़ाव आ रहा है और किन किन कारणों से आ रहा है, हम ये पढ़ते हैं इस विषय में। जिससे मदद मिलती है उत्पादन और विपणन से रिलेटेड निर्णय से, यानी मार्केटिंग के जो डिसीजंस हैं, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन है, उसे लेने में मदद मिलती है। इंक्लूड्स डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। इस विषय के अंतर्गत हम डिमांड फोरकास्टिंग, मांग का पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करते हैं। पहले से ऐसे ऐसे तकनीकें पढ़ते हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि क्या जो फ़र्क पड़ने वाला है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के बारे में पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब है कि हम ये देख पाते हैं कि अगर हमने प्रोडक्ट के प्राइसिंग डिसीजन किए तो उससे डिमांड में क्या चेंज आ सकता है। इसको पहले से हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, एक आकलन करने की कोशिश करते हैं, विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। और फाइनली हम ये जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे जो प्रोडक्ट हम डिलीवर कर रहे हैं उसकी डिमांड पे इम्पैक्ट आ सकता है। अगला है कॉस्ट एनालिसिस, लागत विश्लेषण। भाई, जब आप माल बना रहे हैं, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनमें कितना खर्च आ रहा है, या आप जब माल को बेचने की कोशिश करें तो उनमें क्या खर्च आता है। हेल्प बिजनेस एनालाइज कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल कॉस्ट, इसके अंतर्गत जो व्यवसाय हैं ये समझ पाते हैं कि किस तरीके की लागतें उन पे आ रही हैं और वो कैसे इन लागतों को, इन खर्चों को नियंत्रित करेंगे, कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। इंक्लूड कॉस्ट क्लासिफिकेशन, मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस एंड कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप, इसके अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार के कॉस्ट को वर्गीकरण करते हैं, यानी अलग अलग कैटेगरियों में डालते हैं, यानी समझ पाते हैं कि अलग अलग प्रकार के खर्चे क्या हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं हम, इसके अंतर्गत सीमांत लागत के बारे में। सीमांत का मतलब है अगर पर यूनिट जो प्रोड्यूस करने में कितना लागत आ रही है, कितना खर्च आ रहा है, ठीक है, ये पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। और कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप, साथ ही साथ हमें देखते हैं लागत और निर्माण के बीच में क्या संबंध है। यानी अगर हम एडिशनल यूनिट्स बनाते हैं या बल्क में कुछ यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें आने वाले खर्चों में किस तरीके का बदलाव आ सकता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। प्राइसिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, इसका एक जो स्कोप है, एक जो दायरा है, वो है कि ये हमें बताता है कैसे हमें अपनी कीमतों के निर्धारण करने की नीतियाँ बनानी है। मतलब एक फर्म किस नीति को बना के ये तय करता है कि उसे जो है कीमतें तय करनी है अपनी वस्तुओं को, प्रैक्टिसेस, और उसे लागू करता है। डिटरमाइंस प्राइसिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन, देखो आप किस तरीके के मार्केट में हैं, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो किस प्रकार का
मार्केट संरचना के अंतर्गत है, बाजार संरचना के अंतर्गत है, उसके हिसाब से आप वस्तुओं की कीमतों को तय करते हैं। ये सब्जेक्ट वो बताता है। स्टडीज प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट, यानी इसके अंतर्गत हम अलग अलग मार्केट संरचना के अंतर्गत ये तय करते हैं कि किस प्रकार से वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण होता है, यानी एक फर्म किस प्रकार ये तय करती है कि उसकी वस्तु की कीमत क्या होगी। जैसे हमने अलग अलग मार्केट के कुछ एग्जांपल है, जैसे मोनोपोली हो सकता है, परफेक्ट कंपटीशन या ओलिगोपोली हो सकता है। यानी एक मोनोपोली एकाधिकार बाजार हो सकता है, या एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार हो सकता है, या इन दोनों का एक मिश्रण भी हो सकता है बाजार का। अगला आता है प्रॉफिट मैनेजमेंट। ये भी देखते हैं कि हम अपने प्रॉफिट को कैसे प्रबंधन करते हैं, यानी एक निश्चित मात्रा में कैसे हम लाभ कमा सकते हैं, या एक निरंतर लाभ कैसे कमाया जाए, ये बताने की कोशिश करता है, और उसमें कैसे वृद्धि की जाए। हेल्प्स इन फोरकास्ट एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। ये हमें पूर्वानुमान लेने में मदद करता है, जिसकी वजह से जो लाभ है वो बढ़ाया जाता है। स्टडीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। हम इस सब विषय में पढ़ते हैं अलग अलग प्रकार के लाभों के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में, प्रॉफिट प्लानिंग लाभ से रिलेटेड योजना बनाने के बारे में, और फाइनली रिस्क मैनेजमेंट जोखिम के प्रबंधन के बारे में हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। नाउ प्रोडक्शन एनालिसिस, उत्पादन से संबंधित विश्लेषण, डील्स विद प्रोडक्शन प्लानिंग, इनपुट आउटपुट एनालिसिस एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी। इसके अंतर्गत हम उत्पादन से जुड़ी हुई योजनाएं बनाते हैं। इनपुट आउटपुट एनालिसिस, ठीक है, हम ये देखते हैं कि कितना इनपुट आया, रॉ मटेरियल्स आया, कितना हमारा सेमी फिनिश्ड गुड्स है, हमारा जो फिनिश गुड्स है, फाइनल प्रोडक्ट कितना हुआ, या उत्पादन कितना हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ। हम इन सारी चीज़ों के बारे में इस विषय में पढ़ते हैं। और साथ ही साथ हम इस विषय में पढ़ते हैं प्रोडक्शन एफिशिएंसी के बारे में, कि उत्पादन क्षमता कितनी है और हम कितना कर रहे हैं, क्या हम फुली यूटिलाइज कर रहे हैं हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज के, या हम माइल्ड यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। स्टडीज लॉ ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट आउटपुट रिलेशन। हाँ, अगला है प्रोडक्शन। हाँ, यही तो था, स्टडीज लॉज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप एंड प्रोडक्शन फोरकास्टिंग। हम इस विषय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उत्पादन का कानून के बारे में, उत्पादन के कौन कौन से नियम हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, लागत और उत्पादन के बीच में संबंध पढ़ते हैं, यानी क्या खर्च आ रहा है और क्या उत्पादन आ रहा है, इस विषय में भी एक संबंध के बारे में पढ़ते हैं, और प्रोडक्शन फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, उत्पादन के पूर्वानुमानों के बारे में पढ़ते हैं। इस विषय में का मतलब है कि निश्चित समय में कुल कितना उत्पादन आप कर सकते हैं, कितनी लागत आती है, और कितनी आ रही है, कितनी हो सकती है, या कैसे हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर एंड कंपटीशन के बारे में बात करें, हम बात करें बाजार व्यवस्था के बारे में और प्रतियोगिता के बारे में। इस विषय में के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अलग अलग बाजार व्यवस्था, अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, और उसमें कंपटीशन लेवल के बारे में, कि अलग अलग फर्मों के बीच में किस प्रकार का कंपटीशन देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रक्चर के अंतर्गत। एनालाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड कंपटीशन लेवल। हम इस विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं अलग अलग बाजार की व्यवस्थाओं के बारे में, और कंपटीशन लेवल उनके बीच में कैसी प्रतियोगिता है। हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू द मार्केट एंट्री एंड एक्सपेंशन। साथ ही साथ हमें रणनीतियाँ बनाने में मदद करता है कि कैसे आप किसी बाजार में एंट्री करेंगे और किस तरीके से आप बाजार में अपने आप को बनाए रख पाएंगे। एक स्कोप और है इसका, वो है बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस। इसके अंतर्गत हम व्यवसायिक वातावरण विश्लेषण भी करते हैं। का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस हम समझ पाते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी बिजनेस को फर्क डालते हैं, सीधा इम्पैक्ट डालते हैं, किसी फर्म को इम्पैक्ट डालते हैं। स्टडीज एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस ऑपरेशन सच एज गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशन एंड मार्केटिंग ट्रेंड। इस विषय में हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, जो सीधा सीधा किसी फर्म के काम को या ऑपरेशंस को या डिसीजंस को या उसके फ्यूचर को या एक्सपेंशंस को सीधा इम्पैक्ट करती है। जैसे सरकार की क्या नीति है, टैक्सेशन पॉलिसीज़ क्या है, और मार्केट ट्रेंड क्या है, बाजार का फैशन क्या चल रहा है, दौर क्या चल रहा है, मार्केट में तेज़ी है या मंदी का दौर है, ये सारी चीज़ें। डिसीजन मेकिंग टूल्स एंड टेक्निक, ये विषय के इस जो सब्जेक्ट है इसके स्कोप में आता है डिसीजन मेकिंग टूल्स एंड टेक्निक। ये हमें कई सारे उपकरण और तकनीक प्रदान करता है, यानी ऐसे तरीके प्रदान करता है जिससे हम ये तय कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या उपयुक्त फैसला होगा। तो ये कह रहे हैं इंक्लूड स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टूल्स लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड गेम थ्योरी एक्सेट्रा। देखो, निर्णय लेने के लिए कई सांख्यिकी और गणितीय
जो उपकरण है आप इसका इस्तेमाल कर, उपकरण का मतलब है यहाँ पे भी फार्मूले हैं, ठीक है, फार्मूले हैं, मेथड हैं, टॉपिक्स हैं। तो कह रहे हैं कि आप बहुत सारे स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने निर्णयों से रिलेटेड, क्योंकि आपके पास क्या आ जाते हैं, कंक्लूजन्स आ जाते हैं, ट्रेंड को आप फोकस कर पाते हैं और आपको पता चल पाता है कि क्या करना चाहिए तो ज़्यादा लाभप्रद होगा। स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, ये आपको वृहत आर्थिक नीतियों के बारे में बताता है, सरकारी नीति और भविष्य की नीतियों के बारे में बताता है। हेल्प बिजनेसेस अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर लाइक इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, फिजिकल पॉलिसीज एंड ट्रेड रेगुलेशंस। देखो, ये व्यवसाय को ये समझने में भी मदद करता है कि कैसे जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है वो सीधे तौर पे, जैसे इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, महंगाई कहते हैं जिसे आम भाषा में, एक्सचेंज रेट है, कमोडिटी एक्सचेंज रेट, डॉलर के अगेंस्ट में जो मनी के रेट हैं वो कैसे किसी फर्म पे इम्पैक्ट डालते हैं, फिजिकल पॉलिसीज जो सरकार की वित्तीय नीतियां हैं, बजट की बात करें, सिंपल जो बजट है सरकार का वो कैसे फर्क डालता है, और ट्रेड रेगुलेशन जो सरकारी व्यवसायिक नीतियां हैं, व्यापारिक नीतियां हैं, वो किस तरीके से किसी फर्म पे फर्क डाल सकते हैं। आप इन सारी चीज़ों के बारे में भी बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ रहे होते हैं। ना स्कोप खत्म हो गया, इंपॉर्टेंस आ गया। आखिर बिजनेस इकोनॉमिक विषय जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निर्णय लेने में मदद करता है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, असिस्ट मैनेजर्स इन मेकिंग की बिजनेस डिसीजंस रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, प्राइसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखो, ये एक ऐसा विषय है जो किसी मैनेजर को मदद करता है, कोई सुझाव दे पाता है, यानी मदद तो कर ही पाता है विषय, चाहे वो कीमतों के निर्धारण में हो, चाहे उत्पादन से संबंधित हो। उदाहरण का मतलब कितने प्रोडक्शन करना है, कौन सा प्रोडक्ट करना है, कितना नहीं करना, कब उसकी क्वांटिटी को कम करना है, कब ज़्यादा करना है, और इन्वेस्टमेंट, निवेश से संबंधित, उसे कितना पैसा कब तैयार रखना चाहिए, लगाना चाहिए, ये सारी मदद वो करता है। रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को हटाता है। बहुत सारा कंपटीशन आ सकता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आ सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, जो थ्रेट्स है किसी भी बिजनेस के फ्यूचर के लिए, ये उनको कम करता है, आपको पहले से ही स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करने का मौका देता है ताकि आप आने वाले जोखिमों से लड़ सकें। प्रोवाइड्स टूल्स फॉर डिमांड फोरकास्टिंग, रिस्क एनालिसिस एंड मार्केट ट्रेंड एवल्यूशंस। ये आपको ऐसे ऐसे उपकरण देता है विषय, ये ऐसे ऐसे टूल्स देता है, ऐसे ऐसे फार्मूले या मेथड्स देता है जिसकी मदद से आप डिमांड को फोरकास्ट कर पाते हैं, भविष्य में पूर्वानुमान लगा पाते हैं कि मांग कितनी रह सकती है। आप रिस्क एनालिसिस, कितना जोखिम वहन करना चाहिए, जोखिम का विश्लेषण कि आपके बिजनेस के साथ कितना जोखिम जुड़ा है, वो आपको ये बताने में मदद करता है। और मार्केट ट्रेंड एवल्यूशन, और बाजार में किस तरीके से स्थिति चल रही है, फैशन क्या है, इन सारी चीज़ों को बताने में कोशिश, इन विषयों पे के लिए जो जानने के लिए आपको उपकरण प्रोवाइड करता है, टूल्स प्रोवाइड करता है। हेल्प्स इन बिजनेस पॉलिसी फॉर्मेशन, व्यवसाय की नीतियों के निर्माण के में आपकी मदद करता है। आप अपने बिजनेस के से जुड़ी हुई जो नीतियाँ हैं, जरूरी नीतियाँ, आप उन्हें बना पाते हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं आप उन्हें फॉर्मुलेट करने में इस विषय के द्वारा मदद पाते हैं। गाइड्स बिजनेसेस और सेटिंग पॉलिसी रिलेटेड इन मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स एलोकेशन, ये मदद करता है व्यवसायियों की अपनी नीतियों से संबंधित। इसका मतलब है ये विपणन में, उत्पादन में और संसाधनों के अनुप्रयोग में, यानी जो रिसोर्सेज उनके पास है, मैन, मटेरियल, मेथड्स, मशीनरी वगैरह, वो कैसे प्रयोग करनी है, वो उसके बारे में आपको मदद कर पाता है ताकि आपको ऑप्टिमल यूज़ कर सकें, आप उसका सबसे अच्छा प्रयोग कर सकें। ये बताता है मार्केटिंग टूल्स कौन कौन से अवेलेबल है और कौन सा बेस्ट मार्केटिंग टूल है जो आपके प्रोडक्ट लाइन के लिए या बिजनेस के ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ऐसे ये बताता है प्रोडक्शन से रिलेटेड कि आप किस प्रकार से प्रोडक्शन करें या कौन से मेथड या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें तो आपके बिजनेस को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपके प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एनहांस होगी, ठीक है। असिस्ट इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये आपको सुझाव देता है कि किस प्रकार से आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, लाभ को अधिकरण कर सकते हैं, अधिकतीकरण कर सकते हैं। हेल्प्स फर्म्स डिटरमाइन द मोस्ट प्रॉफिटेबल आउटपुट एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ये फर्म्स की मदद करता है सबसे ज़्यादा लाभदायक स्थिति में लाने में फर्म को, और सबसे निर्णायक कीमतों की रणनीति बनाने में लॉन्ग टर्म, एक ऐसा कीमत जो आप बहुत लंबे समय तक बिना बदलाव के अपने उत्पाद के लिए रख सकते हैं और फिर भी मैक्सिमम लाभ आप कमा पाएंगे। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, आपकी जो क्षमताएं यानी जो कॉस्टिंग है, लागत है, उसको कम करता है रिसोर्स एलोकेशन। जब आप
संसाधनों का अनुप्रयोग करते हैं, वितरण कर रहे होते हैं, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग करते होते हैं ना कि कितने मैन पावर चाहिए, कितनी मशीनरी चाहिए, कितना रॉ मटेरियल हमें ला के रखना है, कितना स्टॉक पहले ही प्रिपेयर करना है एक फर्म के तौर पे। ये क्या करता है, ये विषय बताता है कि आप इनको कम से कम लागत पे और एक उचित समय पे कैसे कर सकते हैं। Ensure optimal utilization of scarce resources for maximum output। ये विषय ये तय करता है कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो सीमित संसाधन है, स्केयर रिसोर्सेज हैं, आप उसका सबसे बेहतर प्रयोग कर पाएंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कर पाएंगे। ब्रिजेस द गैप बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। ये सिद्धांतों और उनके अनुप्रयोग के बीच में एक सेतु का काम करता है, यानी ये बताता है कि कैसे जो ये प्रिंसिपल्स हैं इकोनॉमिक्स के, उनको आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये भी बताता है कैसे कर सकते हैं, सिर्फ करते ही नहीं। कन्वर्ट्स इकोनॉमिक थ्योरीज इनटू प्रैक्टिकल बिजनेस सॉल्यूशन। ये व्यवसाय की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको ठीक से आपको निकालने में मदद करता है। एनहांसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपकी जो समझ है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो बाहरी दुनिया वातावरण है, ऐसे फैक्टर जो हमें सीधे हमारे व्यवसाय को सीधे इम्पैक्ट करते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स दोनों के तौर पे आते हैं। ये आपको उसको देखने की समझ दे पाता है। हेल्प्स बिजनेस अडेप्ट टू चेंजिंग इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशंस। ये व्यवसाय को बदलावों को अपनाने की और बदलते हुए वातावरण को अपनाने की शक्ति देता है, उसमें मदद करता है। प्रमोट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामाजिक दायित्व को निभाने की शक्ति और विचार पैदा करता है किसी भी व्यवसाय में। Encourages firms to consider ethical and social factors while making economic decision। ये प्रोत्साहित करता है फर्म को कि वो नैतिकतावादी और आर्थिक सामाजिक जो कारक हैं उनका ख्याल रखें, यानी अपने सामाजिक दायित्वों का भी ख्याल रखें और कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे समाज को, लोगों को इसका नुकसान पहुंचे या सरकार को इसका नुकसान पहुंचे। ठीक है, लॉन्ग टर्म में व्यवसाय हमेशा ग्रोथ करता रहे और समाज को इसका फायदा हो, इन सब चीज़ों को पहले से इंश्योर करता है, तो करता है। और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग यानी आपके आर्थिक निर्णयों से लेते हुए। नाउ कंपैरिजन बिटवीन द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम देखते हैं पारंपरिक अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अर्थशास्त्र में तुलनात्मक अध्ययन। एक तालिका या इस हेडिंग के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमने अर्थशास्त्र, जो पहले अर्थशास्त्र चलता था और अब बिजनेस अर्थशास्त्र जो अलग हमने शाखा बनाई, इसमें क्या अंतर है, बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखते हैं विषय वस्तु। हम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स जो पारंपरिक अर्थशास्त्र, उसके अंतर्गत स्टडीज कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स, हम पूरे अर्थशास्त्र की जो सिद्धांत हैं, जो अलग अलग विषय हैं और जो परिभाषाएं हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में। जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि कैसे व्यावसायिक प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। अप्लाइज इकोनॉमिक थ्योरी टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। इसमें जहां हम सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे हैं, इस विषय बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हम व्यवसाय से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसको सॉल्व कर पाएंगे इन इकोनॉमिक थ्योरी का अपनाते हुए। दूसरा है कैरेक्टर, किस तरीके की विशेषता हमें दिखाई देती है। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही शामिल होते हैं, जबकि ये सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक होता है। इसका मतलब है सिर्फ एक ही हिस्सा है, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ फर्म्स, थ्योरी ऑफ हाउस होल्ड्स है, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो ये सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स नेचर में होता है। जबकि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक दोनों ही शामिल है। स्कोप, दायरे की बात करते हैं। देखो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक डेफिनेटली जब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो वो ब्रॉड स्कोप होगा, क्योंकि इसमें हम कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सभी शामिल करते हैं। यानी सकल, यानी कह सकते हैं कलेक्टिव इनकम की बात करते हैं हम, नेशनल इनकम की, नेशनल प्रोडक्शन की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ कह रहे हैं कि इस विषय के अंतर्गत हम कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हम सारी चीज़ बात करते हैं एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल, पूरे देश को लेके बात करते हैं, पूरी इंडस्ट्री को लेके बात करते हैं। जबकि इसमें फोकस होता है केवल प्रोडक्शन और एक्सचेंज में होता है, उत्पादन और सेल परचेस। एक्सचेंज का मतलब सेल परचेस से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। इसका मतलब इसका नैरोअर, संकीर्ण स्कोप है, संकीर्ण दायरा है, इसका ब्रॉड, वृहद दायरा है, ठीक है। आते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। देखो
कि क्या ये सिर्फ आर्थिक कारणों को और गैर आर्थिक कारणों को भी लाता है? तो जवाब है कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर को कंसीडर करता है, जबकि ये जो है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों फैक्टर्स को फोकस करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स डिसीजन लेने में मदद कर रहा है आपकी भाई। थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल की बात करते हैं। देखो, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल एस्पेक्ट है, सिर्फ आप परिभाषाओं को पढ़ते हैं, जबकि ये प्रैक्टिकल बिजनेस एप्लीकेशंस है। आप इनमें ये पढ़ते हैं कि व्यवसायिक जो निर्णय हैं वो किस प्रकार से लिए जाएंगे, यानी व्यवसाय इन प्रिंसिपल्स या थ्योरीज को जो आपने पढ़ा है उसको कैसे अपने बिजनेस के सॉल्यूशन के तौर पे, फार्मूला के तौर पे अप्लाई करता है। हम ये पढ़ते हैं इस विषय में। एजम्पशंस, क्या अवधारणाएं हैं, क्या मान के चलते हैं, बेस्ड ऑन वेरियस थ्योरेटिकल एजम्पशंस। देखो, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत अलग अलग प्रकार के जो एजम्पशंस है उसके आधार पर बनाई गई थ्योरीज है, जबकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नॉट बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। इसमें कोई भी ऐसा एजम्पशन या अवधारणा नहीं है जो रियल लाइफ में फेस नहीं होती। यानी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो थ्योरीज और कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होती है, यानी ऐसा होता है के आधार पर बनाए गए थ्योरीज, सिद्धांत या प्रिंसिपल्स है। इवोल्यूशन, इसकी खोज कब हुई, शुरुआत कब हुई? वेल एस्टैब्लिश्ड विद डिफाइंड लॉज। देखो, इसे पहले से बने गए कानून है, सैद्धांतिक कानून है, उसके हिसाब से इसको व्यवस्थागत रूप में बनाया गया है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जबकि अ रिलेटिवली न्यू डेवलपिंग सब्जेक्ट पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू। देखो, जबकि ये विषय जो है तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1912 के बाद आया है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हो गया उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट को देखा गया था। आते हैं नेचर की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं। देखो, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों साइंस है, ये सकारात्मक और जो है ये मानक विज्ञान, ये दोनों है। जबकि प्रीमरली नॉर्मेटिव साइंस ये सिर्फ मानव विज्ञान भाई, ये इस विषय में बिजनेस इकोनॉमी में ज़्यादातर सुझाव दिए जाते हैं कि क्या किया जा सकते हैं। जबकि इसमें क्या है, पॉजिटिव है, वो क्या है और क्या कर सकते हैं दोनों बताने की कोशिश करता है। जबकि ये विषय बताने की कोशिश करता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स कि क्या कर सकते हैं। नाउ, बेस्ड ऑन स्टडी फोकसेस ऑन ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर। ये पूरी अर्थव्यवस्था या पूरी कंट्री उसकी रख रखाव सुधार के बारे में बात करता है। फोकस इज ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लाभ को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक बड़ा अंतर है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स का फोकस है, जबकि सोशल वेलफेयर या इकोनॉमिक वेलफेयर जो है, सामाजिक जो लाभ है, अधिकतम सामाजिक लाभ का जो प्रिंसिपल है वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंस, जनरल पीपल एंड पॉलिसी मेकर, आमतौर पे देश की सरकारें, जो पॉलिसी मेकर हैं, नीति निर्धारक हैं, जो सिस्टम है, जो अलग अलग एजेंसियां हैं, वो और एक आम आदमी के बारे में, के इश्यूज़ के बारे में हम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं या अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं, जबकि इंपॉर्टेंट मेनली बिजनेस प्रोफेशनल। लेकिन ऐसे लोग जो व्यवसाय ही कर रहे हैं, व्यवसाय से संबंधित है, यानी व्यवसायिक लोग जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स से लाभ उठा पाते हैं। डिस्क्राइब एंड डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव नेचर एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस इन द इकोनॉमी। देखो, ये वर्णात्मक है, इसका मतलब है कि ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में क्या हुआ है, इस पे ज़्यादा फोकस है। जबकि सजेस्टिव व्हाट शुड बी डन इन बिजनेस, ये प्रिस्क्रिप्टिव नेचर है, ये बताने की कोशिश करता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है, ये बताने की कोशिश करता है। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, और एक अच्छी सी पॉजिटिव कमेंट दे दीजिए। बाय बाय।